दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसमें आज की वीडियो में हम विद्युत धारा से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें प्रकाश को प्रसारित करने के लिए अधिक सतह होती है, इस पर वोल्टेज परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह विद्युत ऊर्जा को पूर्णतः प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर जो हम व्याख्या देखें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसको CFL कहा जाता है, जो बल्ब होते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें कम दाब पर आयनीकृत गैसें भरी होती हैं और उसके आंतरिक आवरण पर फास्फोरस का लेप होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने पर अधिक चमक वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। ये लगभग जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ये लगभग 20 से 25% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि प्रतिदीप्त बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता वाला तंतु लगा होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह से अधिक गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन बल्ब में अधिकांश विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर नष्ट हो जाती है और लगभग 5% विद्युत ऊर्जा ही प्रकाश में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसमें कम दाब पर आयनीकृत गैसें भरी होती हैं और उसके आंतरिक आवरण पर फास्फोरस का लेप होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होने पर अधिक चमक वाला प्रकाश उत्पन्न होता है और लगभग 20 से 25% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। और इसी कारण ये जो सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट बल्ब अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत उपकरणों में अर्थ यानी अर्थिंग का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन है देखिए, खर्च को कम करने के लिए, दूसरा है क्योंकि उपकरण फेज 3 में काम करते हैं, तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा के लिए और चौथा है फ्यूज के रूप में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। दोस्तों विद्युत उपकरणों में जो अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए किया जाता है, और अर्थ का कनेक्शन करने से विद्युत उपकरण जीवित परिपथ से संबद्ध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ते हैं, जिससे कि अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके और उपकरण जलने से बच जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ये सही है। इसमें शीशे का कैथोड और लेड ऑक्साइड का एनोड लगा होता है, ये भी सही है। और तीसरा है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। और यह एक पुनः चार्ज योग्य बैटरी होती है, ये सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। इसमें देखिए कि कारों में जो बैटरी प्रयोग की जाती है ऑटोमोटिव बैटरी, इसको SLI यानी स्टार्टिंग, लाइटनिंग एंड इग्निशन बैटरी भी कहा जाता है। ये एक पुनः चार्ज होने वाली बैटरी है और ये सामान्यतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 6 गैल्वेनिक सेलों से बनी होती है, जिनकी कुल वोल्टता 12.6 वोल्ट होती है। और इसके प्रत्येक सेल में शीशे की प्लेट कैथोड के रूप में और लेड ऑक्साइड से लेपित प्लेट एनोड के रूप में काम करती है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघट्य विलयन में ये प्लेटें डूबी होती हैं। तो याद रखिएगा, जो कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है और फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है, मेन स्विच से यह समानांतर श्रेणी से जुड़ा होता है, ये मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है और इसमें उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो इसमें सही है कि इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। दोस्तों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट में फ्यूज तार का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। जो फ्यूज होता है ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है और फ्यूज छोटा और एक पतला तार होता है जो अत्यंत निम्न गलनांक वाली वस्तुओं जैसे जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम अथवा मिश्र धातुओं से बने होते हैं। जब परिपथ में एक निर्धारित सीमा से उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म होकर गल जाते हैं और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, और इस प्रकार परिपथ से जुड़े विद्युत उपकरणों की उच्च वोल्टता की धारा से सुरक्षा होती है। और ये जो कम गलनांक वाले धातु के जो परिपथ ये ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब विद्युत धारा बहुत तेज प्रवाहित होने लगती है तो ये गल कर टूट जाते हैं, जिससे कि जो परिपथ होता है वो टूट जाता है और हमारे विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चांदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चांदी जो है ये सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे की तुलना में चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है शुष्क स्थिति में कितनी? ऑप्शन है 10 टू द पावर -2 ओम, 10 टू द पावर 5 ओम, 10 टू द पावर 6 ओम या 10 टू द पावर 7 ओम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव शरीर की प्रतिरोधकता 10 टू द पावर 5 ओम यानी 1,00,000 ओम होती है और आर्ध स्थिति में ये 1000 ओम होती है यानी 10 टू द पावर 3 ओम। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता शुष्क स्थिति में 10 टू द पावर 5 ओम होती है। ये प्रश्न मैं स्टार कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो सही उत्तर है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन मिश्र धातु का फिलामेंट लगा होता है, ये विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर इसका ताप 1500 से 2700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और टंगस्टन का गलनांक 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सबसे सटीक है, 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए? ऑप्शन देखिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए या एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी आपका सही है, एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक तो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो कि विद्युत धारा का वोल्टेज बढ़ाते हैं और दूसरे अपचाई ट्रांसफार्मर जो विद्युत धारा का वोल्टेज कम करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या है? ऑप्शन है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर। तो सही उत्तर है विद्युत मोटर। आप जानते हैं विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। विद्युत मोटर में लोहे की छड़ पर लपेटे गए तार की एक कॉइल होती है और इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और मोटर में रखी आर्मेचर कुंडली घूमने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? तो सही उत्तर है आधार सिरे से। दोस्तों, 3 पिन प्लग जो होता है उसमें सजीव या फेज, उदासीन और आधार सिरे होते हैं, 3 सिरे होते हैं। दोनों एक साथ संलग्न सिरों में फेज और उदासीन तारों को जोड़ते हैं और तीसरी और लंबी पिन में अर्थ जो होता है आधार सिरा को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों किस पर? आधार देखिए, समान आवेग पर हों, समान धारिता पर हों, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, आपस में जुड़ी दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तब नहीं होगा जब वे समान वोल्टता या समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभव जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसलिए यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और इस दशा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो याद रखिएगा, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी यदि वे दोनों समान विभव पर हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तार के प्रतिरोध के विषय में गलत कथन क्या है? पहला कथन है कि यह तार की धातु पर निर्भर करता है। नहीं। यह तार की लंबाई के सिरे के अनुपात में होता है। यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के समानुपाती होता है और ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो दोस्तों, तार के प्रतिरोध के विषय में देखिए, सही कथन के बारे में जो है कि यह तार की धातु पर निर्भर करता है, सही है। तार का प्रतिरोध यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ये भी सही है। और ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ये सही है। गलत कथन ऑप्शन सी है,
तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये सही नहीं है, क्योंकि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है और एक तार का प्रतिरोध तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि समानुपाती। यानी कि तार की मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, धारावाहक चालक या करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाए, जैसे चांदी, तांबा आदि। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जब इन धारावाहक चालकों से विद्युत प्रवाहित होती है तो इनके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखिएगा, धारावाहक चालक जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी दंड चुंबक या बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है आपके दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या परिवर्तित रहेगी। तो सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगी। यानी दोस्तों, यदि किसी दंड चुंबक को क्षण चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक के समान व्यवहार करेगा। यानी उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलिकॉन क्या है। तो आप जानते हैं सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है और सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और अर्धचालक उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत परिष्करण या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्र होती है। ऑप्शन है एनोड पर, वर्तन पर, विद्युत अपघट्य पर या कैथोड पर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, कैथोड पर। दोस्तों, वैद्युत परिष्करण या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होता है ये विद्युत धातुकर्म का एक भाग है। इसके अंतर्गत धात्विक खनिजों और अयस्कों का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इस प्रक्रिया में कैथोड पर उच्च शुद्धता वाली धातु निक्षेपित होती है। तो याद रखिएगा, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कैथोड पर एकत्र होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत सेल या प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसको। तो प्रकाश विद्युत सेल या फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है दोस्तों, ये आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए ऑप्शन डी आपका सही है। और दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और प्रकाश विद्युत सेल सूर्य अथवा किसी अन्य प्रकाश स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं क्या। आपको बताना है, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं लेकिन न्यूनतम ताप पर नहीं, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके देखिए अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक या विद्युत रोधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्धचालक। दोस्तों, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप के घटाने पर घटती है। परम शून्य ताप या 0 केल्विन, जिसको -273 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, इस पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन उच्च ताप पर ये अर्धचालक जो होते हैं ये विद्युत का वहन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, कितना होता है। ऑप्शन है 24 केल्विन, 138 केल्विन, 150 केल्विन या 300 केल्विन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मैंने इसको स्टार कर दिया है, याद रख लीजिएगा। सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 138 केल्विन होता है। दोस्तों, सामान्य दाब जिसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, उस पर अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम दाब 138 केल्विन होता है। और अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर और ऑक्सीजन शामिल हैं।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा तथा तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, लोहा तथा तांबा। दोस्तों, तड़ित चालक या लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर ये क्या होता है? किसी सुचालक धातु की छड़ होती है जो ऊंचे भवनों को आकाशीय विद्युत के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए लगाई जाती है। ये लोहे की ऊंची छड़ें भवन के ऊपर लगाई जाती हैं जो किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी के भीतर स्थित एक तांबे की पट्टी से जुड़ी होती हैं। भवन पर आकाशीय विद्युत गिरने की स्थिति में तड़ित चालक अधिकांश विद्युत आवेश को पृथ्वी तक प्रवाहित कर देता है और भवन की क्षति को कम कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिचालक का लक्षण क्या है आपको बताना है। तो अतिचालक या जिसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है, इसके लक्षण क्या हैं? ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता या अनंत प्रतिरोधकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतिचालक दोस्तों शून्य प्रतिरोधकता वाला पदार्थ होता है। ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उनको अतिचालक कहा जाता है। एल्यूमिनियम, पारा और शीशा प्रमुख अतिचालक धातुएं हैं। तो याद रखिएगा, अतिचालक शून्य प्रतिरोधकता वाला जो है पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर है दिष्टकारी, यानी दोस्तों डीसी रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर या दिष्टकारी इसको कहा जाता है। इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को डीसी में बदला जाता है। दोस्तों, दिष्टकारी एक विद्युत उपकरण है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है और इसका प्रयोग सामान्यतः उन सभी विद्युत उपकरणों में किया जाता है जो कि दिष्ट धारा पर कार्य करते हैं, जैसे फोन चार्जर, लैपटॉप चार्जर, रेडियो आदि। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? ऑप्शन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगुलेटर। दोस्तों, पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है और रेगुलेटर में विभिन्न प्रतिरोधकता वाले तारों की एक चरखी लगी होती है जिनसे होकर पंखे तक धारा का प्रवाह होता है और इसे एक निश्चित स्थिति में घुमाने पर धारा के मार्ग में प्रतिरोध को कम या अधिक किया जा सकता है। प्रतिरोध कम होने पर पंखे की गति अधिक और प्रतिरोध अधिक होने पर पंखे की गति कम हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंखे की गति को बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों अर्धचालक हैं और इनका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे प्रमुख पदार्थ हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक और अचालक पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? देखिए, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, ऑप्शन बी यानी किसी चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है जबकि ताप कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालकों से अधिक और कुचालकों से कम होती है, इसलिए किसी चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। दोस्तों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम ये प्रमुख अर्धचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्रेरित, संधारित्र, ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर कहा जाता है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है और संधारित्र ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अगला प्रश्न और विद्युत धारा वाले अध्याय का ये जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक या इंसुलेटर कौन सा है? ऑप्शन है लकड़ी, कपड़ा, कांच या कागज। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कांच। इंसुलेटर वह पदार्थ है जो किसी विद्युत क्षेत्र का जिस पर किसी विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें से विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है और इन जो विकल्प हैं इन विकल्पों में से कांच को सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अच्छा रोधक या इंसुलेटर कांच है। तो ये था आज का प्रैक्टिस से। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।